हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप नियमृत। फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिया और आशा करता हूं कि आपकी एग्ज़ाम जो है अच्छी गई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, आपकी मेरिट में नाम आए, ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत सारे फ्रेंड हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कि मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट जो है इसकी कैसे बनेगा, कब तक इसकी ज्वाइनिंग होगी, कितने दिनों बाद मेरिट आ जाएगी, क्या हमें मेरिट बनाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, क्या हमें स्कूल में ही रहना पड़ेगा, इसमें ट्रांसफ़र का क्या नियम है, ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, अगर हमारी कहीं ज्वाइनिंग होती है तो उसमें ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में होगी कि नहीं, हम अपने मनचाहे जगह पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ये सारे कमेंट आ रहे थे। पेमेंट कितना मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा, ये सारे बात जो है कमेंट जो है बार बार आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। इस सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो कमेंट के द्वारा बार बार पूछे जा रहे थे, इसमें हम बताएंगे आपको कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो टर्म एंड कंडीशन है या जो रूल है, किस तरह से उसकी मेरिट बनेगी, इन सारी बातों पर हम ध्यान देंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बता दें आपको कि मेरिट से संबंधित अगर हम बात करें तो मेरिट के लिए कैसे बनेंगे मेरिट, इसकी सबसे अच्छी वीडियो जो है मैंने आपको बनाया है इसी चैनल पे। आप जाके देख लेंगे, सर्च करेंगे कैसे बनेगी मेरिट लिस्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। रिपीट करेंगे हम, कैसे बनेगी मेरिट लिस्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि मेरिट कैसे बनेगी। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मेरिट बनेगी। आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आप वो की फॉर्म को फिलअप करते हैं अगर आप, तो सबसे पहले उसका इंस्ट्रक्शन जो है उसको पढ़ लिया कीजिए। इंस्ट्रक्शन जो है गिवन रहता है, जो उसकी PDF आती है, जो उसके रूल्स नियमावली होती है, नियम होते हैं, वो दे दिए रहते हैं, तो उसको पढ़िए। उसी नियम से मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जो है उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, क्या ट्रांसफ़र की उसमें नियम है कि नहीं है, कितनी सैलरी मिलेगी, इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपको दिखाता हूँ उस सभी बातें जो उसमें लिखी गई हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मेरिट कैसे बनेगी। ध्यान देंगे कि मेरिट कैसे बनेगी। आप लोग ध्यान देंगे, आपको मालूम है कि एग्ज़ाम जो हुई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुई है, उस 4 पदों के लिए है जो 3 प्रकार के जो टीचर थे वो, और अकाउंटेंट के लिए एग्ज़ाम हुई है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कैसे मेरिट बनेगी। आपको बता दें, यहाँ पढ़िए, देखिए, मेधा सूची का निर्माण कैसे किया जाए। आपको पढ़ के बता रहे हैं कि अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी, ये आपको तो मालूम है कि 50 अंकों की एग्ज़ाम हुई है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, यानी कुल 100 मार्क्स आपके मिलेंगे। अब 100 मार्क्स में ही मेरिट बनेगी, यानी 100। अब यूँ समझिए कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित जो भी पोस्ट हैं, वो चाहे टीचिंग पोस्ट हो, नॉन टीचिंग पोस्ट हो, रसोईया हो, पहरेदार हो, कोई भी पोस्ट हो, वो 100 मार्क्स पर ही मेरिट बनेगा। फ़र्क इतना ही है कि जो टीचिंग पोस्ट के लिए है उनका एग्ज़ाम हुआ है, और जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा ही पूछताछ होगी, यानी कि एक तरह से इंटरव्यू होगा, और उसके बेसिस पर 100 मार्क्स पर उनका भी मेरिट बनेगा। और टीचिंग पोस्ट के लिए भी मेरिट कितना का बनेगा, 100 पे बनेगा। तो क्लियर है, यानी आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, यानी 100 मार्क्स आपको लाना था, मतलब 100 टोटल मार्क्स था। अब उसमें आपका जितना प्राप्ति होती है उसके अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन यहाँ क्राइटेरिया है जो जानने युक्त है कि मेरिट बनने में भी सबसे पहले किन को लिया जाएगा, यानी मेरिट में सबसे ऊपर जो है किन को रखा जाएगा, ये यहाँ जानने वाली बात है। इसके लिए मैंने अभी बताया था कि वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो को आप देख लीजिए। यहाँ भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए। देखिए, सबसे पहले तो यूँ समझ लें कि जब मेरिट बनाते समय
कोई भी अभ्यर्थी, अगर 2 अभ्यर्थी ऐसे हो जाते हैं जिनकी मार्क्स जो है, यानी जिनकी मेरिट नंबर, जिनकी प्राप्तांक जो 100 मार्क्स का मार्क्स आया है, एग्ज़ाम हुआ है, उसमें अगर उनकी दोनों स्टूडेंट की समान हो जाती है, एक समान हो जाती है, तो किसको लिया जाएगा? अगर मान लीजिए इनका भी 80 मार्क्स आ जाता है, इनका भी 80 मार्क्स आ जाता है, तो लिया किनको जाएगा? तो लिया उनको जाएगा जिनकी जन्म तिथि पहले होगी, जिनकी जन्म तिथि पहले। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, यानी जिनका जन्म पहले हुआ हो, यानी जो बड़े हैं, उनको ऊपर रखा जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी। क्लियर है? अब समझिए, फिर लिखा रहा है कि अगर समान अंक और समान जन्म तिथि होने पर क्या होगा? समान अंक रहे तब तो जन्म तिथि जो पहले जन्म लिया, जिसकी जन्म तिथि पहले है, जो बड़ा है, उसको ऊपर रखा जाएगा। क्लियर है? लेकिन वैसे केस में जब जन्म तिथि भी समान हो जाए और समान अंक भी, मेरिट भी समान हो जाएगा, तब क्या किया जाएगा? तो देखिए, उसका भी सिचुएशन बताया है कि उसमें जो है ड्रॉ अपलोड के द्वारा पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित होगा। मतलब उसमें क्या किया जाएगा? यदि समान अंक भी हो जाए और जन्म तिथि भी पहले हो जाए, तो उसमें क्या किया जाएगा? उसमें लकी ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉ मतलब क्या होता है ना, कि आपकी नेम और उन स्टूडेंट की नेम, कैंडिडेट की नेम क्या की जाएगी? रखी जाएगी, और एक अपरिचित इंसान से या किसी से उसकी जो नेम है वो निकालने के लिए बोली जाएगी बिना देखे हुए, और उसमें जिसकी स्थान आएगी तो वो उनको पहले रखा जाएगा। ठीक है, तो जस्ट एक ड्रॉ जैसा हो जाएगा। ठीक ना, जिस तरह से लकी ड्रॉ होता है जिसमें से पर्ची को निकाला जाता है, ठीक उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जिनका जन्म तिथि, जिनका मार्क्स समान होता है तो जन्म तिथि देखी जाएगी। अगर जन्म तिथि और मार्क्स दोनों समान हैं तो ड्रॉ मेथड से उनकी नेम को निकाली जाएगा और उनको ऊपर रखी जाएगी। ये क्लियर है? अब देखिए यहाँ समझिए, वार्डन, ध्यान दीजिएगा, वार्डन शिक्षिका के प्रत्येक पद विशेष हेतु 4 अलग अलग पैनल तैयार किया जाएगा। देखिए, यही समझने वाली बात है कि ये जो 4 प्रकार के जो टीचर थे, जो 3 प्रकार के, एक वार्डन और 3 प्रकार के जो टीचर जो थे, जैसे जो साइंस के टीचर थे या लैंग्वेज के टीचर थे, ठीक है, ये सब जो टीचर थे, या फिर इन सभी टीचर का अलग अलग पैनल तैयार किया जाएगा। 4 पैनल। कैसे? तो देखिएगा, 4 अलग अलग पैनल तैयार किया जाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग पैनल तैयार किए जाएंगे। कैसे? तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि वार्डन शिक्षिका के प्रत्येक पद विशेष हेतु 4 अलग अलग पैनल तैयार किए जाएंगे। पहला क्या है? कह रहा है कि पहला पैनल में क्या होगा? तो देखिए, पहले पैनल में होगा, यानी पहले पैनल में जो ऊपर से कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षक, यानी जिसने डीएलएड किया है या जिसने बीएड किया है, या 2 वर्षीय डीएलएड, बीएड एवं शिक्षक, दूसरा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, ये समझना है कि जिसने डीएलएड किया या जिसने बीएड किया, जिसने डीएलएड किया, ठीक है, और जिसने टीटी पास किया, चाहे सीटेट पास किया, उनकी वरीयता ऊपर रहेगी। यानी कि उनको जो है सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा, उनको उनकी मेरिट लिस्ट में उनकी नाम जो है, आप यूँ समझिए कि ऊपर रहेगी। ठीक है, जिसने बीएड भी किया है या डीएलएड किया और टीटी पास है, उनकी वरीयता जो है ऊपर रहेगी, यानी कि उनकी नेम जो है मेरिट लिस्ट में ऊपर रखी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फिर दूसरा में क्या होगा? कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण या 2 वर्षीय डीएलएड, बीएड, परंतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं। उसके बाद किन की मेरिट नीचे आएगी? उसके बाद जो है जिसने डीएलएड तो किया या बीएड किया और लेकिन सीटेट पास नहीं है या टीटी पास नहीं है, मतलब कि जो कैंडिडेट जो हैं डीएलएड या बीएड किए हैं, उसके बाद उनकी मेरिट बनेगी। क्लियर? यानी जो पहले में कौन है? तो पहले में जो सीटेट किए, जो बीटेड किए, जिन्होंने डीएलएड या बीएड किया है, उनको पहले रखी जाएगी।
सेकेंड पोजीशन पे नीचे आ जाएंगे कौन, जिसने डीएलएड किया, बीएड किया लेकिन सीटेट पास नहीं है, उनको रखी जाएगी। अब देखिए तीसरे में क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी। तीसरे नंबर पैनल पे कौन आएंगे, वैसे शिक्षिका आएंगे जिसने सीटेट तो पास किया, सीटेट पास किया या टीटी तो पास किया लेकिन वो अप्रशिक्षित हैं। अब यहाँ समझना है 3 नंबर में किनको रखी जाएगी। 3 नंबर में अब देखिए आप कह रहे होंगे कि सीटेट तो पास किया लेकिन अप्रशिक्षित कैसे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट, जो टीचर, जो अभ्यर्थी डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं ना, और उनकी जब 1 साल पढ़ाई हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाती है, तब से वो फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने तो सीटेट पास कर लिया ना, लेकिन अभी भी वो प्रशिक्षित हैं। प्रशिक्षित तो तब माना जाएगा ना जब उनकी डीएलएड का या बीएड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी और रिजल्ट उनके हाथ में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी भी वो अप्रशिक्षित हैं, तो 3 नंबर पे उनको रखा जाएगा, ठीक है। यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी सीटेट तो पास कर लिए हों लेकिन वे अप्रशिक्षित हों, अभी भी अप्रशिक्षित हो, मतलब अभी उनका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ हो, ठीक है। 4 नंबर पे कौन रहेंगे, 4 नंबर पे कौन टीचर आएंगे, तो बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी, ठीक है। यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, यानी जिन्होंने सीटेट परीक्षा पास भी नहीं किया है और जो अप्रशिक्षित भी हैं, जो यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन पर जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है, जिन अभ्यर्थी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल सिंपल ग्रेजुएशन था, बीए था, बीएससी था, ठीक है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने जो ग्रेजुएशन किया था, उनकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो कितने नंबर पर रखी जाएगी, तो 4 नंबर पे रखी जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले किनको रखा जा रहा है, तो सबसे पहले जिन्होंने बीएड किया, डीएलएड किया, सीटेट पास किया। 2 नंबर पर कौन आ रहे हैं, जिन्होंने बीएड किया या डीएलएड किया, 2 नंबर पे आ रहे हैं लेकिन सीटेट पास नहीं है। 3 नंबर पे कौन आ रहे हैं, तो 3 नंबर पे वे लोग जिन्होंने सीटेट तो पास किया लेकिन अभी भी अप्रशिक्षित हैं, उन्हें रखा जाएगा। और 4 नंबर पे कौन है, तो 4 नंबर पे रखे जाएंगे, यानी 4 नंबर पैनल में रखे जाएंगे जिन्होंने ना तो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की और ना ही जिन्होंने डीएलएड और बीएड कंप्लीट किया, यानी सिंपल ग्रेजुएशन जो किए हैं, उनको 4 नंबर पैनल में रखा जाएगा। ये समझना है, ऐसे मेरिट बनेगी, ठीक है। अब यहाँ ये समझना है कि अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि उपलब्धता की स्थिति में सर्वप्रथम बिंदु क, उसके बाद बिंदु ख, उसके बाद बिंदु ग तथा उसके बाद बिंदु घ पर उल्लिखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा, चाहे समेकित मेधा सूची में उन्हें कम अंक ही प्राप्त क्यों न हो। मतलब यहाँ समझना है कि जब कैंडिडेट रहेंगे तो सबसे पहले जो है किन पर ध्यान दिया जाएगा, तो सर्वप्रथम बिंदु क पर ध्यान दिया जाएगा, यानी सबसे पहले मेरिट लिस्ट में जो पहले ऊपर होंगे, यानी जिन्होंने बीएड किया, जिन्होंने डीएलएड या फिर जिन्होंने डीएलएड किया और सीटेट और बीटेट पास है, उनको पहले लिया जाएगा, ठीक है। चाहे इनका नंबर कम ही क्यों नहीं हो, ये 40 नंबर ही, सपोज़ कीजिए ये 40 नंबर ही, 100 मार्क्स में 40 नंबर ही क्यों नहीं लाते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो केवल सीटेट पास हो, यानी 3 नंबर वाले अगर 80 नंबर लाते हैं, फिर भी जो है इनको लिया जाएगा, जो सबसे ऊपर है, जिन्होंने बीएड किया, जिन्होंने डीएलएड किया और सीटेट पास है, उन्हीं को लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले ऊपर जो है वरीयता सूची में, उसको वरीयता नहीं बोलेंगे, उसको हम मेरिट सूची बोलेंगे, मेरिट सूची में सबसे ऊपर जो है उनको लिया जाएगा, ठीक है। उसके नीचे वाले की मार्क्स अगर ज़्यादा भी है तब भी उनको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो सीटेट पास है, बीटेट पास है और बीएड डीएलएड किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर मान लिया जाए कि उसमें अगर अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, उसमें टीचर जो है और शिक्षिका नहीं मिल रही हैं, तो उसके बाद जो है बिंदु ख पर ध्यान दिया जाएगा। तो बिंदु ख पर कौन है,
तो जिन्होंने बीएड किया और जिन्होंने डीएलएड किया लेकिन टीचिंग और सीटेट पास नहीं है, बीटेड पास नहीं है, तो उनको लिया जाएगा 2 नंबर पे। ठीक है, अगर इसमें से सपोज कीजिए कि इसमें से भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इसमें कैंडिडेट है ही नहीं, ऐसे कैंडिडेट नहीं है, तब ध्यान दिया जाएगा गॉब पे कि जिन्होंने सीटेट तो पास किया लेकिन अभी भी अप्रशिक्षित हैं, मतलब उनका प्रशिक्षण चल रहा है, उनको लिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, यानी कैंडिडेट की कमी हो गई, उसमें भी कैंडिडेट ने, तब घ बिंदु पर ध्यान दिया जाएगा। तब घ बिंदु पर ध्यान दिया जाएगा, मतलब कि जो सिंपल ग्रेजुएशन है, जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। अगर टीचर क बिंदु में ही मिल जाते हैं, शिक्षिकाएं जो है क बिंदु में ही मिल जाती है, मतलब जिन्होंने डीएलएड किया, बीएड किया, सीटेट पास है, उनसे ही फुल फिल हो जा रही है, तो ये ख बिंदु और ग बिंदु और घ बिंदु पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, सीट वहीं से फुल हो जाएगी, आपका मेरिट नहीं बनेगा। ये समझना है, यानी ऊपर से लिया जाएगा। ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। यहाँ बता रहे कि समेकित मेधा सूची में उन्हें कम अंक क्यों न प्राप्त हो, यानी कि ऊपर अगर कोई कैंडिडेट मिल रहा है और नीचे कोई कैंडिडेट है, नीचे यानी ग में है, घ में है, उनकी मेधा सूची में कितना भी मार्क्स क्यों नहीं हो, लेकिन ऊपर की पैनल में यानी क ख में अगर उनकी नेम है, वे किस कैंडिडेट वहाँ पर अभी हैं, तो नीचे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ मुख्य रसोइया से भी बात करें कि मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अलग मेधा सूची बनाई जाएगी। ठीक ना, ये उनकी मेधा सूची अलग बनाई जाएगी। ठीक है, अब मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में ही पंचम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा। पढ़े होंगे कि जब फॉर्म फिलअप करने के समय जो है मैट्रिक उत्तीर्ण या फिर 5वीं उत्तीर्ण दिया गया था, तो मैट्रिक उत्तीर्ण, देखिए हमने बताया कि 100 मार्क्स का उनका भी क्या हुआ, मेरिट बनाई जाएगी, मेधा सूची बनेगी, और उसमें मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अलग मेधा सूची बनाई जाएगी। यदि मैट्रिक उत्तीर्ण कैंडिडेट मिल रहे हैं तो उनको ले जाएगी। अगर मैट्रिक उत्तीर्ण कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तभी जो है 5वीं उत्तीर्ण पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि दोनों फॉर्म, मैट्रिक उत्तीर्ण वाले भी फॉर्म फिलअप किए होंगे और पंचम उत्तीर्ण भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो जब मैट्रिक उत्तीर्ण फॉर्म कैंडिडेट मिल रहे होंगे तो 5वीं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये है उनकी मेधा सूची। ठीक है, अब यहाँ समझना है कि मेधा सूची जब बन जाएगी तो क्या होगा। तो देखिए, पदवार समेकित मेधा सूची से अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन में क्रमानुसार उपलब्धि विकल्प वाले प्रखंड, यानी जो प्रखंड आपने दिया था कि किसमें आप जॉब करेंगे, प्रखंड एवं के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के टाइप आवंटित किए जाएंगे जो अपरिवर्तनीय होंगे। मतलब कि एक बार जब उसमें डाल दिया गया, मेरिट बनाकर विकल्प डाल दिया गया, तो वो अपरिवर्तन, उसमें परिवर्तन कोई नहीं होगा। अब यहाँ देंगे, संबंधित जिला नियोजन समिति के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान एवं सत्यापन किया जाएगा। अब समझेंगे कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके मूल प्रमाण पत्रों का मिलान और सत्यापन कहाँ से किया जाएगा। तो देखिए, संबंधित जिला नियोजन समिति के द्वारा अभ्यर्थियों को, यानी जिस जिला में आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा, जिस जिला के लिए आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा, जिस प्रखंड के लिए, तो वहाँ पर जिस प्रखंड के होंगे उसके जिला में, यानी जिला नियोजन समिति के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्रों का मिलान और सत्यापन किया जाएगा। यानी जिला में जिला नियोजन समिति के द्वारा वो मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु पैनल जिला नियोजन समिति के अनुमोदन की तिथि से मात्र 1 साल के लिए वैध होगी। यह समझना है कि ये जो है, जो जॉब है यानी जो नौकरी है, वन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पे है। यहाँ पर साफ लिखा है कि विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु तैयार पैनल जिला नियोजन समिति के अनुमोदन की तिथि से मात्र 1 साल के लिए वैध होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो है इतने जल्दी जो है हटाने की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है बिहार में। ठीक है, तो अभी जो है मतलब इस तरह के नहीं है, उसे लिखने के लिए वो 1 साल लिख देता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को।
अब यहाँ समझिए कि जब आपकी मेरिट सूची जब बन जाएगी तब क्या होगा। तो देखिए, चयनित अभ्यर्थियों को प्रखंड आवंटन के उपरांत जब मेरिट बन जाएगा तो उसी में उनकी जो है चयनित जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जो सिलेक्टेड उम्मीदवार अभ्यर्थी जो शिक्षिकाएँ होंगी, उनकी प्रखंड को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। प्रखंड को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट कर दिया जाएगा किन प्रखंड में वो जॉब करेंगे, जो आप प्रेफरेंस के अनुसार जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था। जिला नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा चयन सूची संबंधित प्रखंडों को उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जिला नियोजन समिति के द्वारा आपके प्रखंड में भेज दी जाएगी, यानी जहाँ पर आपका क्या है, जहाँ आप जॉब लेंगे उस प्रखंड में भेज दी जाएगी, तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निबंधित डाक से उन्हें नियोजन पत्र भेजा जाएगा। यहाँ समझ लीजिए कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि जिसको बीईओ बोलते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से संबंधित डाक से, यानी जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी वो डाक से आपके ब्लॉक से नियोजन पत्र भेजा जाएगा, नियोजन पत्र को भेजा जाएगा, यानी डाक से बीओ जो है आपके जो दी गई एड्रेस है उस पर जो है नियोजन पत्र भेजेंगे। उसके बाद क्या होगा कि नियोजन हेतु अधिकतम 30 दिनों का समय दिया जाएगा, यानी आपके भेजने के बाद उपरांत 30 दिनों का समय दिया जाएगा कि आप आकर ज्वाइनिंग कर लें, यानी 30 दिनों के अंदर जो है आपको ज्वाइनिंग उस स्कूल में कर लेना है, आप अपने ब्लॉक के जो स्कूल में होंगे। अब यहाँ समझिए कि जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्थान से कराई जाएगी, यानी जो आपकी प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, उनकी जांच जो है जहां से आपने पढ़ाई किया विश्वविद्यालय और उस संस्थान से कराई जाएगी। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी द्वारा नियोजन रद्द किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि जाली अगर सर्टिफिकेट आपका है तो आपका नियोजन नौकरी तो मिलेगी ही नहीं और उस पर जो है दंडवत कार्रवाई की जाएगी, ये लिख रहा है। अब फिर यहाँ देखिए कि किसी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में योगदान के उपरांत कर्मियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यहाँ समझिए, आप बार बार पूछ रहे थे कि सर स्थानांतरण होगा कि नहीं, ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, तो यहाँ लिख दिया है कि एक बार जिस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद उसके उपरांत जो है कर्मियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपका जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये बात इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक बार जिस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद से किसी दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र नहीं होगा, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं, नियोजन के संबंध में कोई आपत्ति नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी समिति के नाम समर्पित की जाएगी, जिसका 30 दिनों के अंदर निपटारा किया जाएगा। देखिए बता रहे कि नियोजन के संबंध में कोई आपत्ति नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, मतलब कि अगर किसी का नियोजन पत्र निर्गत हो गया और आपको आपत्ति है तो उसके लिए आप 15 दिनों के अंदर, यानी 15 दिनों के अंदर जो है आपको आपत्ति पत्र जो है देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा, तो 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी को देना पड़ेगा या सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी समिति के नाम आपको लिखकर देना पड़ेगा एप्लीकेशन, ठीक है। तब आप पर विचार किया जाएगा, उस आपत्ति पर विचार किया जाएगी। नियम है 15 दिनों के अंदर दे देना है, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड जो है इसमें बता भी रहे थे कि सर इसमें बहुत एग्जाम में धांधली भी हुई है, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो यहाँ देखिए, अब देख लेते हैं कि मानदेय कितना मिलेगा और उनको छुट्टियाँ कितना मिलेगी। जो सिलेक्ट होकर कैंडिडेट यानी टीचर बन के जाएंगे उनको कितना जो है अवकाश मिलेगा, छुट्टियाँ मिलेगी। तो देखिए बता रहा है फर्स्ट में कि सभी कर्मियों को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा समय समय पर यथा पुनर्निर्धारित संशोधित वेतन, मानदेय तथा नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा देनी होगी। यानी जो नियम बना हुआ है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इसकी एग्ज़ाम लेती है और इसी संस्था के चलते रिगार्डिंग में जो ये संस्था चल रही है बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित पूरे देश में चलती है, यानी बिहार में भी चल रही है। तो इसके राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा समय समय पर जो संशोधित वेतन है या फिर मानदेय हैं उनके अनुसार जो है उनको वेतन दिया जाएगा और भविष्य निधि की सुविधा दी जाएगी। दूसरा में सेकंड में देख लीजिए कि जिला कार्यकाल संचालक के द्वारा कर्मियों का वेतन भुगतान अनिवार्य रूप से उनके व्यक्तिगत बचत खाते में
यानी जो पर्सनल जो है सेविंग अकाउंट के अंतरण के माध्यम से किया जाएगा, यानी ट्रांसफ़र होगा और कैश नहीं मिलेगा। क्या होगा, पैसा जो है आपको पेमेंट जो है आपके बचत खाते में ट्रांसफ़र होगा, नगद या चेक के माध्यम से वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक, ये समझ लिए। तीसरा देखिए, कर्मियों को 2 साल में अधिकतम 30 दिनों का अवकाश दें होगा। देखिए, कर्मियों को साल में 30 दिनों का अवकाश दें होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष के अधिकतम 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश दें होगा। आकस्मिक 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश दें होगा, यानी छुट्टी। संबंधित मध्य या उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा कर्मियों को अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे, यानी कि उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा कर्मियों को अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। उस स्कूल के जो प्रधानाध्यापिका या प्रधानाध्यापक होंगे उनके द्वारा जो है ये अवकाश सृजित किए जाएंगे, स्वीकृत किए जाएंगे। कहते देखिए, महिला कर्मियों को 90 दिनों का सवैतनिक मातृ अवकाश, यानी सवैतनिक मातृका अवकाश जो है 90 दिनों का मिलेगा। यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जो अधिकतम 2 बच्चों तक मान्य होगा। मतलब अगर कोई शिक्षिकाएं माँ बनती हैं तो उनके लिए 90 दिनों का सवैतनिक मातृ अवकाश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। और ये किन पर लागू होगा, कितने बच्चों पर, तो 2 बच्चों पर लागू होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वार्डन सह शिक्षिका, सभी अंशकालिक शिक्षिका, महिला लेखपाल, मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया को 24 घंटे छात्रावास में आवास में रहना होगा। देखिए, बहुत सारे जो है फ्रेंड ये कमेंट कर रहे थे, शिक्षिकाएं हमारी बहनों का कहना था कि सर ये बताइए कि हमें उसमें रहना पड़ेगा क्या, मेरे बच्चे हैं क्या वो साथ रह सकते हैं क्या, आने जाने की क्या सुविधा है। तो ये समझ लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वार्डन सह शिक्षिका, सभी अंशकालिक शिक्षिका, महिला लेखपाल, मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया को 24 घंटे छात्रावास में आवासन करना होगा, मतलब उसी में उनको रहना होगा। देखिए, हमको बताए थे कि ये जो है स्कूल जो है आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है। तो आवासीय विद्यालय मतलब यही हुआ कि 24 घंटा उसी में रहना, टीचर और शिक्षक सभी लोग उसी में रहेंगे। तो स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि वार्डन से शिक्षिका हो या अंशकालिक शिक्षक हो या महिला लेखपाल हो, मुख्य रसोइया हो, सहायक रसोइया हो, उनको 24 घंटे जो है छात्रावास में ही रहना होगा, आवासन करना होगा। पूर्व नियोजित पुरुष लेखपाल, अनुसेवक, चौकीदार, रात्रि प्रहरी अपनी निर्धारित अवधि में प्रतिदिन छात्रावास के कार्यों का संपादन करेंगे। लेकिन उसके पहले जो नियोजित पुरुष लेखपाल हैं, अनुसेवक, चौकीदार हैं, वो अपने टाइम के अनुसार जो है छात्रावास में कार्यों का संपादन करेंगे, वो अपने आ जा सकते हैं, अपने टाइम के अनुसार आएंगे। चौकीदार के लिए यह बताया कि चौकीदार जो है टाइप 4 में चौकीदार रात्रि प्रहरी के 2 पदों में से चक्रमानुक्रम में एक व्यक्ति दिन में और दूसरे व्यक्ति रात में कार्य करेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ समझिए, देखिए कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, कितने दिनों के लिए आपकी नौकरी होगी। तो देखिए लिखा है, बस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कर्मियों का नियोजन जो है अनुबंध के आधार पर 3 वर्षीय योजना समाप्ति की अवधि जो भी पहले हो के लिए किया जाएगा। यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपकी जब ज्वाइनिंग होती है तो उसकी जो अनुबंध है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो 3 वर्ष तक की रहेगी या योजना समाप्ति की अवधि तक। तो ये जो योजना है, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चियों को पढ़ाने की जो योजना है वो जो भी पहले हो, मतलब ये कह रहा है कि या तो 3 साल तक आपकी अनुबंध जो है कितने साल तक रहेगा, 3 साल तक, या योजना समाप्ति की अवधि तक, जो भी पहले हो, या तो योजना समाप्ति पहले हो जा रही है तब, या 3 साल आपकी कंप्लीट हो जा रही तब तक आप उसमें ज्वाइन रहेंगे। मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपकी जो अनुबंध होगी वो 3 साल की होगी या फिर योजना समाप्ति की अवधि जो भी पहले हो इसमें, यानी 3 साल पहले आपकी कंप्लीट हो जा रही है तो उस दिन तक आपकी नौकरी रहेगी, या फिर यदि योजना समाप्ति हो जा रही है उस 3 साल के पहले तब तक आपकी नौकरी रहेगी, यानी उसके पहले भी आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक ना, ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल जो है इतना जल्दी ये हटाते नहीं हैं, और ये लगभग जो है अभी तक सभी टीचर काम ही कर रहे हैं। ठीक है, आपको मालूम हो कि बिहार गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वर्क जो है हो रहे हैं,
और वो उनको अभी तक हटाई नहीं गई। हमें नहीं लगता है कि इस तरह की मतलब किसी को हटाया गया है, तो ये भी आप मान के चलिए इनको भी हटाया नहीं जाएगा, ये बाद में अस्थायी ही कर दिया जाएगा। तो आपको इसके विषय में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए, कर्मियों की सेवा अवधि की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी। मतलब कि कर्मियों की जो सेवा अवधि की अधिकतम कार्य सीमा 60 वर्ष होगी, मतलब कि 60 वर्ष तक ही आप जॉब कर सकते हैं, उसमें नौकरी कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके अगर ज्वाइंट हैं, अभी हटाया नहीं गया सरकार की तरफ से, तो आपको उस समय हटा दिया जाएगा जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे। अब यहाँ समझिए, एक चीज़ यहाँ से लिखा हुआ है कि 3 वर्ष की नियम के अनुसार तो 3 वर्ष तक ही है। तो यहाँ बता रहा है कि 3 वर्ष की अवधि पूरा होने के 1 माह पूर्व कर्मियों को संतोषपूर्ण सेवा की समीक्षा जिला नियोजन समिति की बैठक में की जाएगी। मतलब कि नियम के अनुसार तो 3 वर्ष ही आपका नौकरी है, जॉब है, 3 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आप गए हैं। तो कह रहा है कि 3 वर्ष के 1 महीना पहले जो है आपकी संतोष, आपने जो टीचिंग किया वहाँ पर जो आपने सेवा पुष्टि किया, तो उनकी जो है आपकी क्या सेवा रही, किस तरह की टीचिंग आपने किया, उसकी समीक्षा की जाएगी। किनके द्वारा की जाएगी? तो की जाएगी जिला नियोजन समिति के बैठक में की जाएगी। तथा संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अगले 3 वर्ष हेतु कर्मियों के अनुबंध का नवीकरण किया जा सके। अभी बताया ना कि 3 वर्ष जब हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो है सेवा की समीक्षा की जाएगी कि कैसे आप पढ़ाई हैं, और उसके बाद से अच्छा पाए जाने पर वो 3 साल और बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, कोई किसी को नहीं चाहेगा ना कि कोई टीचर जो है उनकी जॉब जाए। ऊपर वाले जो बैठे हुए जो ऑफिसर होते हैं, जो यहाँ बैठे हुए जिला नियोजन समिति है, वो क्यों चाहेंगे कि आपका जॉब चले जाए? तो इसमें घर बनने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 साल फिर बढ़ते जाएगा, फिर अगले साल भी 3 साल बढ़ते जाएगा। ठीक है, समिति के निर्णय की सूचना सदस्य सचिव के द्वारा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से दी जाएगी। और वे क्या करेंगे कि उन टीचर के विषय में वो लिखकर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पत्र को माध्यम से दे दी जाएगी, और आपके ब्लॉक में चलाएगा। तथा सेवा अवधि का विस्तार संबंधित पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत कर दिया जाएगा कि आपकी 3 साल की जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है और बढ़ा दी गई। तो ऐसा 3 साल पर, प्रत्येक 3 साल पर होते रहता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने समझा कि किस तरह कॉन्ट्रैक्चुअल जो है बेस पर है, तो किस तरह इसका रूल है। आगे देख लेते हैं कुछ और है। तो अब यहाँ समझिए कि वार्डन को छोड़कर शेष कर्मियों के संतोषप्रद कार्य एवं अवधि विस्तार की अनुशंसा वार्डन एवं प्रखंड शिक्षा अधिकारी तथा वार्डन के संतोषप्रद कार्य एवं अवधि की विस्तार की अनुशंसा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला जेंडर समन्वय के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। वार्डन को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष जो कर्मी होंगे, यानी संतोषप्रद कार्य की अवधि विस्तार की अनुशंसा जो है वार्डन एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा वार्डन के संतोषप्रद कार्य की अवधि विस्तार की अनुशंसा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि आप वार्डन को छोड़कर कोई दूसरी टीचर है तो उन आपके कामों की जो समीक्षा है, आप कैसे काम करती हैं, उनको कौन देखेगा? तो उनको जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और वार्डन देखेंगे। ठीक है, यानी वार्डन और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ये दोनों मिलकर जो है जो बाकी जो टीचर होंगे, अंशकालिक जो शिक्षिकाएँ होंगी, वो उनको देखेंगे कि उनकी काम कैसी रहे, यानी 3 साल आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और वार्डन की जो वार्डन अगर आप बनती हैं तो वार्डन की जो कार्य के अवधि विस्तार की अनुशंसा कौन करेंगे? तो वो करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला जेंडर समन्वय के द्वारा की जाएगी। यहाँ 2 चीज़ हैं कि अगर वार्डन है तो वार्डन को कौन करेगा प्रमोट? तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला जेंडर समन्वय। और उनको वार्डन को छोड़कर कोई टीचर हैं तो उनको कौन प्रमोट करेगा? तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और वार्डन खुद करेंगे। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप विद्यालय छोड़ना चाहती हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से शिक्षा पूर्ण सेवा त्याग की स्थिति में कम से कम 1 माह पूर्व आपको सूचना देना होगा, नहीं तो 1 महीने का पैसा आपको कट जाएगा। ठीक है, यानी पहले आपको सूचना देना होगा। आइए जान लेते हैं कि आपको मानदेय जो है कितना मिलेगा। तो देखिए, वार्डन को कितना मिलेगा? वार्डन सह शिक्षिका को मिलेगा 15,000 रुपया। अंशकालिक शिक्षिका भाषा की जो शिक्षिका हैं उनको कितना मिलेगा? तो उनको 13,000 रुपीज़ मिलेंगे। और जो अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित के लिए जो है उनको कितनी मिलेगी? तो उनको 13,000 रुपया मिलेगी, 13,000। अंशकालिक शिक्षिका अगर सामाजिक विज्ञान की कोई शिक्षिका हैं तो उनको भी 13,000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है,
तो आप देख पा रहे हैं कि जो वार्डन शिक्षिका है उनको ही मात्र 15,000 रुपये मिल रहा है। फिर शिक्षिका को जो अदर टीचर्स हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनको 13,000 मिल रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो लेखपाल हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि लेखपाल, ठीक है, लेखपाल को उनको कितना मिलेगा 8,500 और प्लस 2,000 आवासीय भत्ता मिलेगी। ठीक ना, यानी 10,500 रुपया उनको मिलेगा। आइए देख लेते हैं रसोईया से अनुसेवक को कितना मिलेगा। तो देखिए अनुसेवक को 6500 रुपया मिलेगा, चौकीदार या रात्रि प्रहरी को 6500 रुपया और 6,500 रुपीज़। मुख्य रसोईया को 6,500 यानी 6500 रुपया और सहायक रसोईया जो होंगे उनको 6,000 रुपया मिलेगा। तो फिर ये फ्रेंड्स थे, बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर इसके बारे में एक वीडियो बनाए कि किस तरह के, बहुत ही दिग्भ्रमित थे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मेरिट बनेगा और कब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्या स्कूल में आपको रहना होगा। तो मैंने बताया कि स्कूल में आपको ही रहना होगा, यानी ट्रांसफ़र की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार जिस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग होती है आपको उसी स्कूल में ही रहना होगा। और मेरिट कैसे बनेगा इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगर ज़्यादा आपको समझना है या समझ में नहीं आया तो फिर आप इस वीडियो को देख लेंगे, मेरे दूसरे वीडियो को देख लेंगे कि कैसे बनेगा मेरिट लिस्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा आप समझ गए होंगे कि ज्वाइनिंग लेटर जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है आपको प्रखंड से आपको पोस्ट करेंगे और वो 30 दिनों के अंदर आपको ज्वाइनिंग उस स्कूल में कर लेना है। ठीक है। और आपको स्कूल में ही रहना होगा, यानी 24 आवर्स जो है आपको स्कूल में ही समय बिताना होगा, यानी आप उससे बाहर नहीं जा सकते। इन केस इमरजेंसी में आपको तो जाना ही होगा, लेकिन वो सब जो है वार्डन पर छोड़ा जाता है। वार्डन अपना खुद नियम बताएंगे कि कैसे उसकी जो भी रूल और कंडीशन होगी जो है तो उसके अनुसार आपको छोड़ा जा सकता है, लेकिन वो सब निर्भर करता है किस पर, वार्डन पे। यानी आपको 24 घंटे में बच्चियों के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है तो केवल उसमें बालिका ही पढ़ेंगे, लड़कियों का ही स्कूल है, तो उनके साथ आपको रहना होगा और शिक्षण का कार्य देना होगा। तो आशा है कि समझ गए होंगे, बहुत सारे आपके जो है डाउट जो है क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए संदीपनी ई अमृत चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।